Good morning, dear students. I'm Bharti Kathuria Sehgal from the SD Vidya School, Ambala Cant. We're going to start with a new topic, oogenesis. Now, we've already discussed that oogenesis is the process of formation of ovum from the diploid oogonia cells in the female ovary. Now, it begins at the embryonic development. Now, oogonia are the gamete mother cell or the primordial mother cell as we call them. They are produced at the time of they are already present in the fetal ovary. As I told you, embryo की जब development होती है female में embryonic form के अंदर जब development start होती है, organs का development start होता है, तो उस time में fetus की ovary के अंदर already millions of oogonia बन जाते हैं. लेकिन इन जो बहुत सारे जो बने हैं उनमें से सिर्फ 60,000 to 80,000 जो है वो सस्टेन करते हैं टिल प्यूबर्टी, बाकी सब डीजेनरेट हो जाते हैं. अब ये जो हमने बात किया, इनमें से आगे जो होता है वो किस स्टेज पर होते हैं? वो होते हैं प्राइमरी oocyte की स्टेज पे. प्राइमरी oocyte क्या है? प्राइमरी oocyte प्रोफेज 1 में, अब ये oogonia जब मियोसिस में एंटर करेगा तो मियोसिस की फर्स्ट स्टेज विल बी प्रोफेज 1. प्रोफेज 1 में ही ये टेम्परेरली अरेस्ट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ प्राइमरी oocyte. अब यही प्राइमरी oocyte के आसपास ग्रैनुलोसा जो सेल्स हैं उनकी लेयर्स बन जाएंगी और यही आप इसी को बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल. जो मैंने आपको बताया 60 to 80,000 प्रेजेंट होते हैं इन ईच ओवरी, राइट? नॉट इन द ह्यूमन फीमेल बट every ovary. So that means total of 120,000, that is 1,20,000 से लेके 1,60,000 तक का हो सकता है in the human female at the time of puberty. अब ये प्राइमरी फॉलिकल्स जो है ये फर्दर दे विल बी चेंजिंग इनटू द सेकेंडरी फॉलिकल. इनके ऊपर और ग्रैनुलोसा लेयर्स और इनमें थीका का डेवलपमेंट, एक बाहर की लेयर डेवलप हो जाएगी जिसे हम कहेंगे थीका, एंड दे विल फॉर्म द सेकेंडरी फॉलिकल. Now after this there will be formation of the tertiary follicle. So here we talk about the tertiary follicle. Secondary follicle से आगे एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी का फॉर्मेशन होता है जिसे हम कहते हैं एंट्रम, राइट? एक क्रीसेंट शेप्ड कैविटी होती है जिसे हम एंट्रम कह रहे हैं, जिसमें आगे जो थीका है वो आगे डिवाइड हो जाएगा इनटू थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना. दो लेयर्स बना लेगा जिनमें थीका इंटरना जो रहेगी वस्कुलर लेयर रहेगी, जबकि थीका एक्सटर्ना जो है वो फाइब्रस लेयर है. थीका इंटरना लगभग 10 to 15 लेयर्स फॉलिकल सेल से मिलकर बनती है जिसे हम मेम्ब्रेन, ग्रैनुलोसा मेम्ब्रेन भी कहते हैं. अब इसके अंदर सबसे इंटरनल में प्रेजेंट है प्राइमरी oocyte, जिसके अंदर जो फॉलिकल साइज है वो बड़ा होता है और फिर उसके बाद मियोटिक डिवीजन आगे वो कंप्लीट करेगा. और इससे मियोटिक डिवीजन के कंप्लीट होने से क्या बनेगा? बनेगा सेकेंडरी oocyte और एक बनेगी पोलर बॉडी. ये पोलर बॉडी, देखिए मियोसिस हो रहा है तो ऑब्वियसली सेकेंडरी oocyte और पोलर बॉडी दोनों सेल्स जो बन रहे हैं वो क्या है? दे आर हैप्लॉइड सेल. लेकिन पोलर बॉडी जो है वो क्या हो जाएगी? डीजेनरेट हो जाएगी, क्योंकि ह्यूमन फीमेल हैज बीन डिजाइन्ड टू कैरी ओनली वन चाइल्ड एट अ टाइम, राइट? सो इसीलिए एक ही हम कहते हैं कि एक ही ओवम जो है वो मैच्योर बनेगा, बाकी एंड दैट टू बाय ऑल्टरनेट ओवरी. सो सेकेंडरी oocyte के साथ जो एक पोलर बॉडी बनी है दिस विल डीजेनरेट. अब यहां से आगे बनेंगे जो सेकेंडरी oocyte है, ये क्या करेगा? इसमें ज्यादातर जितना भी साइटोप्लाज्म है प्राइमरी oocyte का वो रिटेन कर लेगा. अब इस स्टेज पर टर्शरी फॉलिकल जो है वो चेंज हो जाएगा इनटू ग्राफियन फॉलिकल और सेकेंडरी oocyte किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? इनटू ओवम. और इसकी मेम्ब्रेन जो है वो किसमें डेवलप हो जाएगी? इनटू जोना पैलुसिडा. जब ग्राफियन फॉलिकल एट दिस स्टेज रप्चर होगा तो वो ओवम को रिलीज कर देगा, लेकिन ओवम के रिलीज के टाइम भी मियोसिस का जो प्रोसेस है वो अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है. इट इज ओनली द कंप्लीशन ऑफ द मियोसिस 1. सो यहाँ पर देखेंगे अब हम किस तरह से जो यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है, किस तरह से फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है. तो फॉलिकुलर डेवलपमेंट में oocyte एंड फॉलिकल के डेवलपमेंट में देखेंगे किस तरह फॉलिकल का धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा फ्रॉम प्राइमरी oocyte यहाँ पर जिसके आसपास ग्रैनुलोसा की लेयर्स हैं बहुत सारी, सेकेंडरी oocyte जिसमें अगेन यहाँ पर डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका है, एंट्रम का डेवलपमेंट, एक क्रीसेंट शेप एक बनना शुरू हो जाएगा एंड देन फिर धीरे धीरे यहाँ पर डेवलपमेंट होगा सेकेंडरी. यहाँ पर सेकेंडरी जो बन रहा है इसके बाद फॉलिकल्स के बाद बनेगा हमारे पास टर्शरी फॉलिकल एंड फिर बनेगा जो ग्राफियन फॉलिकल है जहां से ओवम का एग का रिलीज हो जाएगा. इस प्रोसेस को हम कहेंगे ओव्यूलेशन. अब इसके बाद ग्राफियन फॉलिकल जब इट हैज रिलीज ऑलरेडी रिलीज हो चुका है जिसमें से ओवम, यहां से जो रप्चर्ड फॉलिकल है ये आगे मेच्योर होकर बनाएगा कॉर्पस ल्यूटियम
और कॉर्पस ल्यूटियम भी धीरे धीरे डीजनरेट हो जाएगा बिकॉज इट इज नॉट नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें से जो मेन काम था उसका वो क्या था, एग को सस्टेन करना, तो वो तो ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, तो धीरे धीरे ये कॉर्पस ल्यूटियम भी डीजेनरेट हो जाएगा। नाउ सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज द डायग्राम विच इज शोइंग वेरी क्लियरली द एंट्रम। तो मैंने आपको बताया क्रीसेंट शेप ये एंट्रम है, जो ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी है इसके बाहर, और यहाँ पर ये आपको सेंटर में नजर आ रहा है ओवम, और जो ये जीसी जहां मेंशन कर रखा है तो ये क्या है, ग्रानुलोसा के सेल्स हैं। एंड यहाँ बाहर की जो है, यहाँ पर क्या है, ये आपकी ये है थीका, दिस इज द थीका फॉलिकुलाई। हाँ, oogenesis जैसे हमने डिस्कस किया, एक बार इसको शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। तो oogonia will undergo mitosis to produce many oogonia which will undergo growth to form the primary oocyte. Primary oocyte जो है, it will undergo meiosis 1 to produce the secondary oocyte and the first polar body जो कि degenerate हो जाएगी, और second polar body जो again degenerate हो जाएगी, and there will be formation of the ovum. Now, oogenesis 3 में स्टेजेस में होता है, मल्टीप्लिकेटिव, ग्रोथ एंड मैचुरेशन। मल्टीप्लिकेशन फेज के अंदर जो प्राइमरी जर्म सेल्स हैं, जिनमें की लार्ज साइज होता है और न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम लाइनिंग ओवरी अंडरगो रैपिड माइटोटिक डिवीजन। इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप ऑफ डिप्लॉयड मदर सेल, जिन्हें हम कहते हैं oogonia. Now each group of cells forms a rounded mass called the egg nest. नाउ ग्रोथ फेज क्या है, इसका एक ड्यूरेशन लॉन्गर रहता है, 12 to 13 ईयर्स, जिससे हम पता है उसके बाद प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाएगा। नाउ वन ऑफ द डिप्लॉयड oogonia जो है, इट अंडरगोज ग्रोथ इंक्रीजिंग इन साइटोप्लाज्म एंड एक्यूमुलेशन ऑफ द yolk एंड ट्रांसफॉर्म्स टू द एनलार्ज्ड oogonia, और इसी को हम कहेंगे प्राइमरी oocyte। नाउ बाकी के जो oogonia है, उनमें से क्या बन जाएगा, एक सिंगल लेयर्ड फॉलिकुलर एपिथेलियम बन जाएगा, जिसे हम कहेंगे प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल के बाहर जब बहुत सारी ग्रैनुलोसा की लेयर्स आ जाएंगी, देन इट विल बी कॉल्ड एज सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर से फिर थीका का जब डेवलपमेंट हो जाएगा और एंट्रल जो कैविटी है उसका डेवलपमेंट होगा, देन इट विल बी कॉल्ड एज द टर्शरी फॉलिकल, और फिर उससे आगे डेवलपमेंट होगा ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल। मैचुरेशन फेज, जिसमें कि प्राइमरी oocyte जो है, दैट विल अंडरगो meiosis 1 एंड इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ टू अनइक्वल साइज्ड हैप्लॉइड सेल, जिनमें से एक है लार्जर सेकेंडरी oocyte और दूसरा है पोलोसाइट, जिसे हम पोलर बॉडी भी कहते हैं। सेकेंडरी oocyte आगे सेकेंड मियोटिक डिवीजन करेगा, जिससे कि आगे बनेगा ooted या ओवम कहते हैं, एंड द सेकेंड पोलर बॉडी। सेकेंडरी oocyte जो है एक नई मेम्ब्रेन बनाएगा, जिसे हम कहते हैं जोना पैलुसिडा, जो कि ग्राफियन फॉलिकल से अब रिलीज हो जाएगा। फर्स्ट पोलर बॉडी भी आगे अनइक्वल डिवीजन करेगी टू प्रोड्यूस टू सेल्स। अब oogenesis के अंदर हमारे पास प्रोड्यूस हो रहे हैं 4 सेल्स, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही फंक्शनल ooted का प्रोडक्शन हुआ है, बाकी तीनों क्या है, नॉन फंक्शनल पोलर बॉडीज हैं। ooted जो है, इट अंडरगोज वेरी लिटिल चेंज एंड देन इट कन्वर्ट्स इनटू द ओवम, राइट। जैसे हमने पढ़ा कि देयर इज अ प्रोसेस इन विच स्पर्म्स का मैच्योरेशन होता है, तो इसी तरह ooted से ओवम भी बनता है, लेकिन विद वेरी लिटिल चेंजेस। So, next we have the menstrual cycle. Now, menstrual cycle usually जो होता है, वो आपको पता है कि menstrual cycle primates में होता है। हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि दो तरह के साइकिल्स होते हैं, oestrus एंड menstrual। तो primates में होता है menstrual, जबकि नॉन primates में होता है oestrus cycle। रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ फीमेल प्राइमेट्स, जैसे मंकीज में, एप्स में, ह्यूमंस में होता है, जिसे हम कहते हैं menstrual cycle। मेंस्ट्रुएशन उसका एक फेज है, जिसमें कि एक पीरियोडिक डिस्चार्ज होता है ब्लड का, यूट्रिन टिश्यूज का, फ्लूइड का, म्यूकस का, फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ सेक्सुअली मैच्योर फीमेल्स। ये यूजुअली 3 to 6 डेज का होता है एवरी मंथ, एंड इट इज कॉज्ड बाय सडन रिडक्शन इन द हॉर्मोन्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इज एक्चुअली वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए ये यूट्रस की इंटरनल लेयर है, एंडोमेट्रियल वॉल, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था, उसको मेंटेन करने के लिए प्रोजेस्टेरॉन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे जैसे प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट कम होता जाता है, वैसे वैसे जैसी एंडोमेट्रियल वॉल होती है, इट स्टार्ट्स ब्रेकिंग डाउन एंड इट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ ब्लड म्यूकस की फॉर्म में बाहर आ जाती है, एंड दैट वी कॉल एज मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है प्यूबर्टी पर, और इसी को जो मेंस्ट्रुएशन बिगिनिंग एट प्यूबर्टी, दिस फेज इज कॉल्ड एज मीनार। मेंस्ट्रुअल साइकिल में यूट्रस में एंडोमेट्रियम जो है प्रिपेयर हो जाती है फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड जाइगोट, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो यूट्रस लाइनिंग शेड हो जाती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज के बाद रिपीट होता है।
और ओवम का रिलीज होता है ऑलमोस्ट एट 14th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के हमारे ये चार बेसिक फेजेस हैं। पहला है मेंस्ट्रुअल फेज, जिसे हम कहते हैं द ब्लीडिंग पीरियड, जिसमें कि यूट्रिन लाइनिंग, एंडोमेट्रियल लाइनिंग ब्रेक हो गई है एंड इट इज कमिंग आउट। इसके अलावा होता है फॉलिकुलर फेज, जिसमें कि एग रिलीज होने से पहले का जो फेज है दैट विल बी कॉल्ड एज द फॉलिकुलर फेज, राइट। इसके बाद आता है ओव्यूलेटरी। ओव्यूलेटरी जैसे हमने बोला 14th डे पर ओवम का रिलीज होगा, जिसे हमने ओव्यूलेशन का प्रोसेस कहा था, तो वो फेज जो है दैट्स कॉल्ड एज द ओव्यूलेटरी फेज। एंड द ल्यूटियल फेज, ल्यूटियल फेज का मतलब क्या हुआ, आफ्टर द रिलीज ऑफ एग, एक बार एग रिलीज हो चुका है, इट हैज नॉट अंडरगोन फर्टिलाइजेशन, तो क्या होगा, सो दैट विल बी कॉल्ड एज द ल्यूटियल फेज। सो ये है उसके बाद का फेज जितना भी है। सो आप यहाँ देख सकते हैं मेंस्ट्रुएशन जो है ऑलमोस्ट 1 to 6 days यहाँ लास्ट करेगा, इट मे गो टू 7 days। फॉलिकुलर फेज जो है वो लास्ट करेगा फ्रॉम 1 to ऑलमोस्ट 14th डे तक, जहां पर 14th डे के आसपास जो है आपका 12 to 16 डेज के बीच में ही ओव्यूलेशन का प्रोसेस हो जाता है। और फिर 15th डे से ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि अगर हम कह रहे हैं कि 14th डे पर ओव्यूलेशन हुआ है, तो 15th डे से लेकर और 28th डे तक जो हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, ल्यूटियल फेज रहेगा। सो दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट डायग्राम ऑफ एनसीईआरटी। बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, डायग्राम ड्रॉ करने के लिए भी आता है। मेनी स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट किए डायग्राम तो लेबलिंग के लिए आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी सीबीएसई के एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है, लेबलिंग के लिए भी आया है, लेकिन यस इट हैज कम फॉर ड्रॉइंग ऑल्सो। सो इस चीज को बहुत ध्यान रखेंगे। सो ये डायग्राम दिखने में कॉम्प्लेक्स है, बनाने में उतना ही आसान है। समझने की बात क्या है यहाँ पर, सिर्फ यहाँ पर समझना ये कि इस डायग्राम में क्या क्या चीजें आपको समझनी है, क्या क्या चीजें इसमें दिखाई हुई हैं। तो यहाँ पर हमें बताया है पिट्यूटरी हार्मोन का लेवल। आपको मैंने बताया जब जीएनआरएच एक्ट करेगा पिट्यूटरी पे तो दो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, एलएच और एफएसएच। तो यहाँ पर उसके बारे में हम बात करेंगे। इसी डायग्राम में हम बात करेंगे कि ओवरी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, ओव्यूलेशन, तो ये सारे चेंजेस के बारे में हम बात करेंगे। ऐसे ही ओवरी के जो हॉर्मोन्स है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, उनका भी रोल है इसी प्रोसेस में मेंस्ट्रुएशन में, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और फिर साथ ही साथ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बात ये बहुत ही क्लियरली बता दी थी कि जितना भी हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की डिस्कशन कर रहे हैं, तो इस साइकिल के अंदर दो मेन ऑर्गन्स जो इन्वॉल्व हैं वो क्या है, ओवरी एज वेल एज यूट्रस। तो ये दोनों का साथ साथ काम चलेगा। तो यूट्रिन इवेंट्स भी साथ साथ चलेंगे कि ये जो आपको दिखा रखा है दिस इज द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, एंडोमेट्रियल वॉल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो एंडोमेट्रियम में किस तरह से उसका ग्रोथ हो रहा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट द पिट्यूटरी हार्मोन एफएसएच एंड एलएच। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एलएच सर्ज एंड एफएसएच का भी लेवल जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है। जैसे ही आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये अमाउंट इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्या कर रहा है, दिस इज कॉजिंग द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन, राइट। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि किस टाइम में, किस फेज में सबसे ज्यादा अमाउंट है पिट्यूटरी हॉर्मोन्स का, वो कौन सा फेज है, दैट इज द ओव्यूलेटरी फेज। तो यहाँ पर आप फेजेस भी देख सकते हैं, बहुत ही क्लियरली आपको इस डायग्राम के थ्रू पता लग रहे हैं। 1 to 7 डेज के आसपास आपका रहेगा मेंस्ट्रुएशन फेज। तो यहाँ पर देखेंगे साथ साथ क्या हो रहा है, जब तक कि ओवरी के अंदर फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा है, प्राइमरी यहाँ पर पता है आपको ऊसाइट से आगे धीरे धीरे सेकेंडरी ऊसाइट का डेवलपमेंट है, और किस तरह से हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जब ये प्रोसेस चल रहा होगा, तो मीनवाइल तब तक साथ साथ क्या चल रहा है, तब तक मेंस्ट्रुएशन कंप्लीट हो जाएगा। जैसे जैसे यहाँ पर एंट्रम का डेवलपमेंट हो गया, ग्राफियन फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा है, तब वाला जो फेज रहेगा दैट इज द फॉलिकुलर फेज, दैट इज प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं, दैट विल बी गोइंग ऑन इन द यूट्रस। इसके साथ ही नेक्स्ट फेज जो आ जाएगा वो आ जाएगा ल्यूटियल फेज, जहां पर कि कॉर्पस ल्यूटियम जो मैंने आपको बताया था ग्राफियन फॉलिकल के मैचुरेशन के बाद बनेगा, और धीरे धीरे ये भी क्या हो जाएगा, डीजेनरेट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ल्यूटियल फेज, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे जैसे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है वो कम होता चला जाएगा, वैसे वैसे एंडोमेट्रियल वॉल भी क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहीं से आपको पता लग जाएगा कि वॉल जैसे जैसे कम हो गया लेवल, वैसे वैसे क्या होता चला गया, वैसे वैसे यूट्रस की वॉल ब्रेक डाउन हो गई और यहीं से ही मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गया। तो ये 14th डे बीच में आपको दिखाई दे रहा है, दैट्स द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन। तो यहाँ पर इस टाइम में रिलीज हो रहा है ओवम, राइट। तो ओव्यूलेशन के बाद ग्राफियन फॉलिकल से एक बार ये रिलीज हो गया,
तो साथ साथ यहाँ पर ये कब होगा, जब एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट एस्ट्रोजन का लेवल भी मैक्सिमम पर